कि सार्कोइडोसिस में हम उसकी डेफिनेशन, एपिडेमियोलॉजी, पैथोजेनेसिस, सार्कोइडोसिस के क्लिनिकल फीचर्स, मॉर्फोलॉजी, इन्वेस्टिगेशन, ट्रीटमेंट और उसकी स्टेजेस, हर एक चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट है डेफिनेशन। इट इज़ अ मल्टी सिस्टम डिजीज ऑफ अननोन etiology कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा विदाउट सेंट्रल नेक्रोसिस। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सार्कोइडोसिस और जो पल्मोनरी टीबी है, दोनों का सिमिलर मैकेनिज्म होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन फ़र्क कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है दोनों में। तो पहला इसमें डेफिनेशन से ही समझ लेते हैं कि दोनों में, पल्मोनरी टीबी में और सार्कोइडोसिस में क्या डिफरेंस होता है। डेफिनेशन में ही सब समझ में आ जाएगा। ये एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है। सार्कोइडोसिस भी मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, मीन्स और भी सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट होता है सार्कोइडोसिस में। पल्मोनरी टीबी में भी और भी सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, लाइक जैसे ब्रेन में भी कभी कभी टीबी हो जाती है, जैसे ट्यूबरकुलर मेनिंजाइटिस भी हो जाता है। लिम्फ स्पाइन में भी टीबी हो जाती है, इंटेस्टाइनल टीबी भी होती है। तो पल्मोनरी टीबी भी मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, मीन्स वो भी और दूसरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। ऐसे सार्कोइडोसिस भी मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, दूसरे सिस्टम को इन्वॉल्व करता है। ऑफ अननोन etiology मीन्स सार्कोइडोसिस आइडियोपैथिक है, उसका कॉज हमें नहीं पता है, इसकी etiology अननोन है। लेकिन टीबी, पल्मोनरी टीबी का कॉज हमें पता है कि वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है। कैरेक्टराइज बाय द फॉर्मेशन ऑफ नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मीन्स सार्कोइडोसिस में भी ग्रैनुलोमा का फॉर्मेशन होता है, यहाँ भी ग्रैनुलोमा बनता है, लेकिन यह वाला ग्रैनुलोमा नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा होता है, मीन्स सेंट्रल में केजियस नेक्रोसिस का फॉर्मेशन नहीं होता है। लेकिन जो टीबी में ग्रैनुलोमा बनता है, उसमें सेंट्रल में केजिएशन नेक्रोसिस मीन्स केजिएटिंग ग्रैनुलोमा टीबी में बनता है, विदाउट सेंट्रल नेक्रोसिस सार्कोइडोसिस में बनता है। तो ग्रैनुलोमा क्या होता है, वो टीबी वाले में अच्छे से क्लियर है उस लेक्चर में कि ग्रैनुलोमा कुछ नहीं होता है, वो एक तरह से लीजन होता है जिसमें एग्रीगेशन ऑफ टिश्यूज़ और सेल्स का कलेक्शन होता है। ग्रैनुलोमा में टिश्यू और सेल के एग्रीगेशन को ही ग्रैनुलोमा बोलते हैं। तो उसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा सार्कोइडोसिस में होता है, और पल्मोनरी टीबी में केजिएटिंग ग्रैनुलोमा मीन्स चीज़ी लाइक मैटर सेंटर में प्रेजेंट होता है, वो टीबी वाले पल्मोनरी टीबी में देखा जाता है। तो अब ग्रैनुलोमा इसका कैसा होता है, टी लिम्फोसाइट प्रेजेंट होते हैं, मोनोन्यूक्लियर फैगोसाइट दैट इज मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड वाले प्रेजेंट होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एपिथेलॉइड सेल्स। जो मैक्रोफेजेस एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस है उसे कहते हैं एपिथेलॉइड सेल। और क्या प्रेजेंट होता है ग्रैनुलोमा में, जाइंट सेल प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया मैक्रोफेजेस, एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को बोलते हैं एपिथेलॉइड सेल, और बहुत सारे मैक्रोफेजेस ऐड होकर क्या बना रहे हैं, जाइंट सेल बना रहे हैं। और आखिर में क्या प्रेजेंट है, लिम्फोसाइट और CD4+ टी सेल्स की रिंग प्रेजेंट है। तो जो सार्कोइडोसिस का ग्रैनुलोमा, उसको अभी आगे इमेज में बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर ये डेफिनेशन कंप्लीटेड। तो डेफिनेशन से हमको टीबी में और सार्कोइडोसिस में दो डिफरेंस मिला कि जो टीबी है उसका etiology हमें पता होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया की वजह से होता है, लेकिन जो सार्कोइडोसिस है वो अननोन etiology है, उसका कॉज हमें नहीं पता, वो आइडियोपैथिक है। दूसरा डिफरेंस ये पता चला कि टीबी और सार्कोइडोसिस दोनों में ग्रैनुलोमा बनता है, लेकिन जो टीबी का ग्रैनुलोमा होता है उसमें सेंटर में केजिएशन नेक्रोसिस होती है, मीन्स सेंटर में चीज़ लाइक मैटर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो सार्कोइडोसिस में ग्रैनुलोमा बनता है उसमें सेंटर में केजिएशन नेक्रोसिस चीज़ लाइक मैटर का फॉर्मेशन नहीं होता। ये दो डिफरेंस हमें डेफिनेशन से ही सार्कोइडोसिस के टीबी और सार्कोइडोसिस में डिफरेंस समझ में आ गया। नेक्स्ट सार्कोइडोसिस का एपिडेमियोलॉजी देखते हैं। इट इज़ अ पैंडेमिक डिजीज प्रेजेंट थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो जो सार्कोइडोसिस है वो पैंडेमिक डिजीज़ है, मीन्स ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखने मिलती है। जैसे कोविड-19 एक पैंडेमिक डिजीज़ थी, वैसे सार्कोइडोसिस भी पैंडेमिक डिजीज़ होती है। एक होती है एपिडेमिक डिजीज़, मीन्स कोई एक एरिया में वो डिजीज़ स्प्रेड हुई है, फैली हुई है। एक होता है स्पोरेडिक डिजीज़, मीन्स कोई ग्रुप ऑफ पीपल अफेक्टेड है और वहाँ स्प्रेड हो रहा है। तो जो सार्कोइडोसिस है ना वो एपिडेमिक है ना वो स्पोरेडिक, वो डायरेक्ट पैंडेमिक है, जैसे कोविड-19 है, ऑल ओवर वर्ल्ड हमें देखने मिलता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट, अफेक्ट बोथ जेंडर बट फीमेल्स इज मोर प्रोन, मीन्स मेल और फीमेल दोनों को अफेक्ट करता है, लेकिन ज़्यादा रेशो फीमेल का होता है, ज़्यादा रिस्की फीमेल होती है, फीमेल बहुत ज़्यादा प्रोन होती है। रिस्क इज़ हाई एट द एज ऑफ 40, जब 40 ईयर्स एज हो जाती है तो ज़्यादा से रिस्की हो जाता है कि सार्कोइडोसिस डेवलप हो। अकर्स इन द नॉन स्मोकर्स ऑल्सो हैज़ नो रिलेशन विद द स्मोकिंग, तो जो स्मोकिंग नहीं करते उनको भी ये सार्कोइडोसिस हो सकती है, इसका कोई रिलेशन नहीं होता है स्मोकिंग से, कि ज़रूरी नहीं कि जो स्मोकिंग करते उन्हीं को सार्कोइडोसिस हो। जो नॉन स्मोकर्स होते हैं उनमें भी चांसेस रहता है कि सार्कोइडोसिस हो सकती है। सार्कोइडोसिस का रिलेशन स्मोकिंग से नहीं है। एपिडेमियोलॉजी के बाद पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में ये जो पैथोफिजियोलॉजी इसकी टी सेल मीडिएटेड पैथोफिजियोलॉजी है। जैसे कोई अननोन एंटीजन है, अननोन एंटीजन क्यों, क्योंकि ये अननोन etiology, इसका कॉज हमें नहीं पता कि कौन से बैक्टीरिया या फिर कौन से एंटीजन की वजह से सार्कोइडोसिस हो रही है। तो ये एक अननोन एंटीजन आया, बॉडी के अंदर एंटर किया, तो उसने क्या किया, एक्टिवेट किया टी सेल्स को। बॉडी के अंदर अननोन एंटीजन के एंटर होने के बाद उसने टी सेल्स को एक्टिवेट किया। फिर टी सेल्स किसको एक्टिवेट करेंगे, फर्दर CD4+ टी सेल टाइप 1 हेल्पर सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। टी सेल ने CD4+ टाइप 1 हेल्पर सेल्स को स्टिमुलेट किया, और उसने क्या किया,
अक्यूमुलेट हो गए टिश्यूज़ के अराउंड, CD4 प्लस टी सेल्स टिश्यू के अराउंड जमा हो गए। फिर क्या वो रिलीज़ करेगा, CD4 प्लस टी सेल्स रिलीज़ करेगा ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 8, 18, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 23। मीन्स जो CD4 प्लस टी सेल्स है उन्होंने ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, इंटरल्यूकिन 8, 18, 12 और 23 इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, ये सबको याद रखना है, ये सब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करेगा। फिर जब इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज़ हुए हैं तो ऑब्वियसली इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होएगी, तो फिर इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होएगा, जब प्रोसेस स्टार्ट होगी तो रिक्रूटमेंट ऑफ मैक्रोफेजेस एंड एडिशनल टी सेल्स। रिक्रूटमेंट में ज्वाइन करना, कलेक्ट करना, तो किसको कलेक्ट करेगा, मैक्रोफेजेस को कलेक्ट करेगा और टी सेल्स को कलेक्ट करेगा। जब इन्फ्लामेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्रोफेजेस ऐड होंगे, रिक्रूट होंगे, जमा होंगे और टी सेल्स भी जमा होंगे। और जब वो सब जब जमा हो जाएंगे तो ग्रैनुलोमा बन जाएगा। जैसे मैंने पहले ही बताया था, ग्रैनुलोमा कुछ नहीं होता है, कलेक्शन ऑफ टिश्यू सेल्स या फिर मैक्रोफेजेस का कलेक्शन और बहुत सारे सेल्स के कलेक्शन, एग्रीगेशन को ही ग्रैनुलोमा बोलते हैं। तो ये क्यों हो गया ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, क्योंकि मैक्रोफेजेस, एडिशनल टी सेल्स ये सब जमा होकर क्या फॉर्मेशन कर दिए, एक ग्रैनुलोमा, एक लीजन बना दिए। तो इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। और अननोन एंटीजन कुछ भी हो सकता है, पोलन भी हो सकता है, डस्ट भी होता है, वो हमें नहीं पता है कि अननोन एंटीजन क्या होता है, क्योंकि ये एक आइडियोपैथिक डिजीज़ है, इसका एटियोलॉजी अननोन है, हमें इसका एटियोलॉजी नहीं पता। तो ये हो गया ग्रैनुलोमा ऑफ सार्कोइडोसिस। इसके सेंटर में है एपिथेलियोइड सेल। एपिथेलियोइड सेल मीन्स एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को ही, जो मैक्रोफेज एक्टिवेट हो जाते हैं उन्हीं को ही एपिथेलियोइड सेल बोलते हैं। तो ये पिंक वाला हो गया एपिथेलियोइड सेल। फिर जो बहुत सारे एपिथेलियोइड सेल जॉइंट होकर क्या बना देंगे, जाइंट सेल। बहुत सारे एपिथेलियोइड सेल कंबाइन होकर जाइंट सेल बना दिए। फिर CD4 प्लस टी सेल्स ग्रीन वाला, फिर और ऊपर माइक्रोफेजेस की रिंग है और उसके ऊपर प्लाज्मा सेल्स, CD4 प्लस टी सेल्स, फाइब्रोब्लास्ट, बी सेल्स, सबकी रिंग है। तो ये जो सार्कोइडोसिस का ग्रैनुलोमा है, इसमें ये सब सेल्स का एग्रीगेशन है, इसीलिए इसको ग्रैनुलोमा कहा जाता है। एंड में हम TB और सार्कोइडोसिस का ग्रैनुलोमा का डिफरेंस देखेंगे, दोनों को डायग्राम के थ्रू देखेंगे। फिर पैथोफिजियोलॉजी के बाद क्लिनिकल फीचर्स। तो लंग्स, क्लिनिकल फीचर्स में पहले ही पता चल गया था कि मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, बहुत सारे सिस्टम को इन्वॉल्वमेंट होगा इसमें। तो सब लाइन वाइज देखेंगे कौन से सिस्टम में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो सबसे पहले लंग्स में क्या होगा, स्पेसिफिक लिम्फ नोड इन द लोअर एंड हिलार लिम्फ नोड, बायलेटरल हिलार लिम्फेडेनोपैथी, एनलार्जमेंट इज सीन। जैसे ये लंग्स है, लंग्स में जो लिम्फ नोड प्रेजेंट होते हैं उसे कहते हैं हिलार लिम्फ नोड। तो ये दोनों हो गए लंग्स की लिम्फ नोड, दैट इज़ हिलार लिम्फ नोड। तो लिम्फेडेनोपैथी मीन्स लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट। तो लंग्स में जो हिलार लिम्फ नोड है, ये वाले लिम्फ नोड, इनमें एनलार्जमेंट हो जाएगा, लिम्फेडेनोपैथी हो जाएगा। ऑब्वियसली जब इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होती है, तो सबसे पहले इन्फेक्शन को ट्रैप करता है लिम्फ नोड, तो इसलिए लिम्फ नोड एनलार्ज हो जाते हैं। कोई भी तरह का इन्फ्लामेटरी प्रोसेस होता है तो वहाँ ऑब्वियसली लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलती है, क्योंकि वो लिम्फ नोड इन्फेक्शन की वजह से एनलार्ज हो जाते हैं। तो लंग्स का डिजीज़ है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिजीज़ हो रही है मेनली, तो लंग्स के हिलार लिम्फ नोड में लिम्फेडेनोपैथी एनलार्जमेंट देखने मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट, फाइब्रोसिस ऑफ लंग पैरेन्काइमा। लंग्स के पैरेन्काइमा में फाइब्रोसिस, स्कारिंग हो जाएगी। इन्फ्लामेटरी प्रोसेस का एंड प्रोडक्ट फाइब्रोसिस और स्कारिंग होती है, तो ऑब्वियसली फाइब्रोसिस भी देखने मिलेगी। 15% ऑफ यूनिलेटरल प्लूरल इफ्यूजन देखने मिलेगा। लंग कैविटेशन रेयर, लंग्स में कैविटेशन रेयर देखने मिलेगी। लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया। नेक्स्ट है लिम्फ नोड। 70 से 90% लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं। और कौन से लिम्फ नोड इन्वॉल्व होते हैं, बायलेटरल हिलार लिम्फेडेनोपैथी। जो लिम्फेडेनोपैथी है मीन्स लंग्स के जो हिलार लिम्फ नोड है उसमें एनलार्जमेंट हो जाएगा। जो लिम्फ नोड इन्वॉल्व है वो मेनली हिलार लिम्फ नोड है, विच कॉजेज अ पल्मोनरी हाइपरटेंशन एंड राइट हार्ट फेलियर। तो अब ये देखते हैं कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन लिम्फ नोड की वजह से क्यों हो रहा है और राइट साइड का हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है। जैसे ये हार्ट हो गया, इसमें 4 चैम्बर्स होते हैं। ये हो गया राइट अट्रियम, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट अट्रियम, ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। तो राइट अट्रियम से पल्मोनरी आर्टरी निकलती है, राइट अट्रियम से ये हो गई पल्मोनरी आर्टरी। तो जब यहाँ लिम्फ नोड में, यहाँ हो गया लंग्स, ये हो गया हार्ट। तो जब लिम्फ नोड दोनों के एनलार्ज है, बायलेटरल हिलार लिम्फेडेनोपैथी, लंग्स के लिम्फ नोड एनलार्ज है, तो वो ऑब्वियसली एनलार्ज होकर स्वेल होकर पल्मोनरी आर्टरी में कंप्रेशन देंगे, मीन्स उसको प्रेस करेंगे, वहाँ उधर उसका प्रेशर आएगा पल्मोनरी आर्टरी में। लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट की वजह से पल्मोनरी आर्टरी प्रेस होगी, कंप्रेशन जाएगा। तो जब पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, वो लिम्फ नोड के एनलार्जमेंट की वजह से कंप्रेस होगी, तो ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हो जाएगा। वहाँ हाइपरटेंशन मीन्स उधर का ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाएगा, मतलब वहाँ हाइपरटेंसिव स्टेज आ जाएगी। और पल्मोनरी आर्टरी राइट वेंट्रिकल से निकलती है, तो राइट वेंट्रिकल जब पल्मोनरी आर्टरी में हाइपरटेंशन हो जाएगा तो राइट वेंट्रिकल फेलियर होने के चांसेस रहेंगे, तो राइट हार्ट साइड फेल हो जाएगा।
तो इसीलिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन और राइट हार्ट फेल हो रहा है। किसकी वजह से? हिलार लिम्फेडेनोपैथी की वजह से। मतलब हिलार लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए हैं तो वो पल्मोनरी आर्टरी को कंप्रेस कर रहे हैं, तो इधर उधर हाइपरटेंशन हो जा रहा है। हाइपरटेंशन क्यों हो रहा है? क्योंकि लिम्फ नोड एनलार्ज है। और फिर हार्ट फेलियर क्यों हो रहा है राइट साइड का? क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड के हार्ट से निकलती है, इसीलिए राइट साइड का हार्ट फेल हो रहा है। फिर बायलैटरल लिम्फ पैरोटिड एनलार्जमेंट दिखेगा। फिर स्किन में क्या क्या चेंजेस होंगे? रेड पैचेस कॉल्ड द इरिथमा नोडोजम इन द लोअर लेग। लोअर लेग में रेड रेड पैचेस देखने मिलेगा पेशेंट के लोअर लेग में, उसे कहते हैं इरिथमा नोडोजम। नेक्स्ट फेशियल एरिया में क्या देखने मिलेगा? ब्लूइश पर्पल शाइनी एरिया रैशेस। फेस पे ब्लूइश पर्पलिश शाइनी एरिया हमें देखने मिलेगा। ल्यूपस पर्नियो का, ल्यूपस पर्नियो का क्या है? नोज, चिक्स, लिप्स और ईयर पे जो रैशेस होते हैं उसे कहते हैं ल्यूपस पर्नियो का। तो हमें स्किन में क्या क्या देखने मिलेगा? जो लोअर लेग रहेगा पेशेंट का वहाँ रैशेस देखने मिलेंगे, उसे कहेंगे इरिथमा नोडोसम। सेकंड, फेस पे ब्लूइश पर्पलिश रैशेस देखने मिलेंगे। और थर्ड, ल्यूपस पर्नियो का देखने मिलेगा। ल्यूपस पर्नियो का मीन्स नोज, चिक्स, लिप्स और ईयर पे जो रैशेस देखने मिलेंगे उसे कहते हैं ल्यूपस पर्नियो का। तो ऑब्वियसली मल्टी सिस्टम डिजीज है। लिम्फ नोड का भी एनलार्जमेंट हो गया, लंग्स का भी एनलार्जमेंट हो गया और स्किन का भी एनलार्जमेंट हो गया। और दूसरे सिस्टम में क्या क्या एनलार्जमेंट मीन्स क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होता है वो देखते हैं। तो अदर सिस्टम का क्या क्या है? यूवाइटिस, आँख में यूवाइटिस कॉज कर देगा। हाइपर कैल्शियमिया मीन्स कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा। हाइपर मीन्स कैल्शियम का लेवल बढ़ गया। ग्रैनुलोमा क्या प्रोड्यूस करता है? प्रोडक्शन ऑफ 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा। ग्रैनुलोमा जो बना है, लीजन जो बना है लंग्स में ग्रैनुलोमा का लीजन, वो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी का प्रोडक्शन ज़्यादा कर देगा। और ये क्या करता है? ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज़ कर देता है। जो 1,25 डाईहाइड्रोक्सी विटामिन डी है ये कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर देता है इंटेस्टाइन में, इसीलिए हाइपर कैल्शियमिया देखने मिलेगा। फिर पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेरिफेरल न्यूरोपैथी में बेल्स पाल्सी मतलब फेशियल नर्व का पैरालिसिस हो जाना। तो फेशियल नर्व ऑब्वियसली 7th क्रेनियल नर्व है, तो 7th क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट होगा। फिर लैक्राइमल ग्लैंड, आँख वाली जो लैक्राइमल ग्लैंड होती है वो एनलार्ज हो जाएंगी। पॉली अर्थरालजिया, मसल पेन। पॉली मीन्स बहुत सारी मसल्स में, पॉली मीन्स मैनी मसल्स में वहाँ पेन होएगा। कार्डियक में लीजन्स, कॉर पल्मोनाल मीन्स राइट साइड का हार्ट फेलियर। अभी वो समझे थे कि राइट साइड का हार्ट फेलियर क्यों होता है, तो कॉर पल्मोनाल भी देखने मिलेगा। डिस्निया मीन्स डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग होगी। हिपैटोस्प्लिनोमेगाली होगी। तो ये अदर मल्टी सिस्टम डिजीज़ में ये सब भी क्लिनिकल फीचर्स हमें देखने मिलेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टिगेशन। तो जैसे हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट, टीबी के जैसा ये सेम है, तो हम ट्यूबरकुलिन टेस्ट भी कराते हैं, लेकिन ये टीबी तो है नहीं, ये सार्कोइडोसिस है, इसलिए टीबी का टेस्ट नेगेटिव आएगा। लेकिन केविन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ये सार्कोइडोसिस में केविन टेस्ट पॉजिटिव आता है। ईसीजी में एरिथमिया मिलेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन में हिपैटोस्प्लिनोमेगाली मिलेगा। बोन एक्सरे में सिस्टिक स्वेलिंग देखने मिलेगी। चेस्ट एक्सरे कराना है तो उससे पहले चेस्ट एक्सरे में ये देखते हैं कि कौन सा कितना पोर्शन लंग्स का इन्वॉल्व है, टू सी हाउ मच पोर्शन ऑफ लंग इज इन्वॉल्व। और चेस्ट एक्सरे कराने से पहले गैलियम 67 का इंजेक्शन देते हैं और फिर चेस्ट एक्सरे करते हैं। गैलियम 67 इंजेक्टेड एंड देन चेस्ट एक्सरे इज डन। और चेस्ट एक्सरे में हमें क्या मिलेगा? बायलैटरल हिलार लिम्फेडेनोपैथी। चेस्ट एक्सरे में जो लिम्फ नोड है वो हमें एनलार्ज दिखने मिलेगी। फिर बायोप्सी में तीन टाइप के ग्रैनुलोमा मिलेंगे। तो इसका निमोनिक सार्कोइडोसिस का जो फर्स्ट 3 वर्ड है SAR से ही मिलेगा। सार से शॉमन बॉडीज देखने मिलेगी, ए से एस्ट्रॉइड बॉडी देखने मिलेगी एंड आर से रेजिडुअल बॉडी देखने मिलेगी। तो इसके निमोनिक से हमें सार्कोइडोसिस SAR से 3 टाइप की बॉडीज़ देखने मिलेगी, शॉमन बॉडीज़, एस्टेरॉयड बॉडीज़ एंड रेजिडुअल बॉडीज़। तो इसको डिटेल में मॉर्फोलॉजी में देखेंगे कि तीनों बॉडी क्या होती है। फिर मॉर्फोलॉजी, हिस्टोकेमिकली नॉन कैजेटिंग ग्रैनुलोमा विदाउट सेंट्रल नेक्रोसिस इज सीन। तो जब हम मॉर्फोलॉजिकली लीजन को देखेंगे तो हमें लीजन में जो ग्रैनुलोमा लीजन है उसमें नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने मिलेगा विदाउट सेंट्रल नेक्रोसिस। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डिस्क्रीट कॉम्पैक्ट कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस एंड CD4 प्लस टाइप 1 हेल्पर सेल्स एंड जाइंट सेल। तो जब हम ग्रैनुलोमा को मॉर्फोलॉजिकली, हिस्टोलॉजिकली मीन्स हिस्टो मीन्स हम सेल्स को देख रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर। अंडर माइक्रोस्कोप जब हम सेल्स को स्टेनिंग करके देखते हैं तो उसको बोलते हैं हिस्टोकेमिकली, मीन्स हम स्टेन करें, केमिकली स्टेन करने के बाद। हिस्टोलॉजिकली मीन्स हम सेल्स को माइक्रोस्कोप के अंदर देख रहे हैं। तो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर जो ग्रैनुलोमा देखने मिलेगा वो नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा रहेगा, वो लीजन
में सेंट्रल में गेजियस नेक्रोसिस चीज़ी लाइक मैटर हमें नहीं देखने मिलेगा। और दूसरा क्या मिलेगा, बहुत सारे कलेक्शन ऑफ मैक्रोफेजेस ग्रैनुलोमा में देखने मिलेंगे, CD4+T टाइप 1 हेल्पर सेल देखने मिलेगा और बहुत सारे जायंट सेल देखने मिलेंगे। हिस्टोकेमिकली 2 बॉडीज़ मिलेंगी, शॉमैन बॉडीज़ एंड एस्ट्रॉयड बॉडीज़। तो जो शॉमैन बॉडीज़ होता है वो किसका कलेक्शन है, कैल्शियम और प्रोटीन का डिपोजिशन है। शॉमैन बॉडीज़ में कैल्शियम और प्रोटीन का कलेक्शन को ही शॉमैन बॉडीज़ बोलते हैं, उसमें कैल्शियम और प्रोटीन का डिपोजिशन होता है। और एस्टेरॉयड बॉडी क्या है, स्टार शेप की बॉडीज़ होती है। मॉर्फोलॉजी के बाद हम स्टेजेस देखते हैं। तो इसमें टोटल सार्कोइडोसिस में 4 स्टेज है। स्टेज 0 मतलब कुछ नहीं हुआ है, नॉर्मल है। स्टेज 1 मीन्स बायलैटरल जो लंग्स के हिलार लिम्फ नोड है वहाँ इन्लार्जमेंट देखने मिलेगा। तो अगर सिर्फ बायलैटरल दोनों लंग्स के हिलार लिम्फ नोड में इन्लार्जमेंट देखने मिला है तो समझ लो वो स्टेज 1 में है। स्टेज 2 में इन्लार्जमेंट भी है बायलैटरल हिलार लिम्फ नोड का, प्लस पेरिफेरल पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन भी देखने मिल रहा है, तो वो आएगा स्टेज 2 में। स्टेज 3 में पेरिफेरल जो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन हुआ है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है, तो वो आएगा स्टेज 3 में। और स्टेज 4 में मीन्स लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई है, मतलब इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हो गया है, पूरा ग्रैनुलोमा बन गया और एंड में फाइब्रोसिस हो गई, तो वो आता है सार्कोइडोसिस के स्टेज 4 में। तो ये 4 स्टेज याद रखना है। 0 में कुछ नहीं हुआ, 1 में सिर्फ लिम्फ नोड का एनलार्जमेंट हुआ है, बायलैटरली दोनों साइड में हिलार लिम्फेडेनोपैथी हुई है। सेकंड वाले में दोनों लिम्फ नोड में एनलार्जमेंट तो हुआ है, प्लस एक्स्ट्रा हमें पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन भी देखने मिल रहा है। और थर्ड स्टेज में जो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। और फोर्थ स्टेज में लंग्स में फाइब्रोसिस हो गई। ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, स्पॉन्टेनियस रिकवरी करना है और इम्यूनोसप्रेटिव ड्रग्स लाइक स्टेरॉइड देना है। फिर नेक्स्ट देखते हैं पल्मोनरी टीबी और ग्रैनुलोमा का, दोनों का टीबी और सार्कोइडोसिस के ग्रैनुलोमा को देखते हैं। तो ऊपर वाला जो है वो टीबी का ग्रैनुलोमा है और नीचे वाला जो है वो सार्कोइडोसिस का ग्रैनुलोमा है। तो यहाँ देखने मिल रहा है कि ये सेंट्रल नेक्रोसिस जो है ये टीबी वाले में सेंटर में सेंट्रल नेक्रोसिस केजिएटिंग ग्रैनुलोमा देखने मिला है, लेकिन यहाँ क्वेश्चन मार्क बना है, मीन्स इधर सेंटर में केजिएटिंग नेक्रोसिस नहीं हुई है और यहाँ केजिएशन नेक्रोसिस हो रही है। टीबी वाले में सेंटर में केजिएशन नेक्रोसिस है ग्रैनुलोमा, लेकिन सार्कोइडोसिस के ग्रैनुलोमा में क्वेश्चन मार्क के बीच में कोई सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं हुई है। और लास्ट में अब एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं सार्कोइडोसिस का। सार्कोइडोसिस एक मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, उसका एटियोलॉजी हमें नहीं पता है, अननोन है। और इसमें भी ग्रैनुलोमा बनता है, लीजन बनता है, लेकिन नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, मीन्स सेंटर में कोई नेक्रोसिस नहीं होती है। लास्ट में ये बता देती हूँ कि टीबी और सार्कोइडोसिस का क्या डिफरेंस है। एक तो उसकी एटियोलॉजी हमें पता है, लेकिन सार्कोइडोसिस की हमें एटियोलॉजी नहीं पता है। टीबी की एटियोलॉजी होगी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलर, लेकिन सार्कोइडोसिस आइडियोपैथिक है, अननोन एटियोलॉजी। उसमें ग्रैनुलोमा बन रहा है, लेकिन वो केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, उसमें सेंटर में केजियस नेक्रोसिस हो रही है, चीज़ी लाइक मैटर देखने मिल रहा है। लेकिन सार्कोइडोसिस में नॉन केजिएटिंग ग्रैनुलोमा है, सेंटर में कोई नेक्रोसिस नहीं है और मोरोलेस दोनों का सिमिलर मैकेनिज्म है, टीबी और सार्कोइडोसिस का। फिर हमने ये देखा इसका एपिडेमियोलॉजी क्या है कि ये पैंडेमिक डिजीज़ है, दोनों जेंडर में होती है, लेकिन फीमेल ज़्यादा प्रोन होती है इसके लिए। और इसमें कोई रिलेशन नहीं है स्मोकिंग से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो स्मोकर्स होते हैं उनको ही सार्कोइडोसिस हो, नॉन स्मोकर्स को भी सार्कोइडोसिस हो सकती है। सार्कोइडोसिस हैज़ नो रिलेशन विद द स्मोकिंग। एंड पैथोफिजियोलॉजी में कोई भी एक अननोन एंटीजन है वो बॉडी में एंटर किया, फिर उसने एक्टिवेट किया टी सेल्स को, फिर टी सेल्स फर्दर CD4+T सेल्स टाइप 1 हेल्पर सेल्स बनाएंगे, फिर वो उधर टिश्यू के अराउंड एक्यूमुलेट होंगे, फिर वो इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स लाइक टिमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा बनाएंगे, इंटरल्यूकिन 8, इंटरल्यूकिन 18, इंटरल्यूकिन 12, इंटरल्यूकिन 23, ये सब इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज करेंगे। ऑब्वियसली इन्फ्लेमेटरी मीडिएटर्स रिलीज हुए तो इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस स्टार्ट होगी और इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस हुए तो बहुत सारे सेल्स का एक्यूमुलेशन होगा, रिक्रूटमेंट होगा, ज्वाइनिंग होगी, मैक्रोफेज ज्वाइन होगा, एडिशनल टी सेल्स सब जमा हो जाएंगे और सब जब सेल्स जमा हो जाएंगे तो ग्रैनुलोमा बन जाएगा। और ग्रैनुलोमा मतलब वही होता है कि बहुत सारा टिश्यूज और सेल्स का एग्रीगेशन कलेक्शन को ही ग्रैनुलोमा बोलते हैं। तो इस तरीके से सार्कोइडोसिस में ग्रैनुलोमा बनता है। और ये एंटीजन जो अननोन है वो कोई पोलन और डस्ट भी हो सकता है, लेकिन हमें नहीं पता एग्जैक्ट कि ये इसका एटियोलॉजी क्या है। फिर हो गया, ये हो गई इसका सेल्स का ग्रैनुलोमा, जो सार्कोइडोसिस में ग्रैनुलोमा बनता है ये वो हो गया कि इसमें बी सेल्स होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट होते हैं, CD4+T सेल्स होते हैं, प्लाज्मा सेल्स होते हैं, मैक्रोफेज होता है, CD4+T सेल, जायंट सेल और एपिथेलॉइड सेल। बहुत सारे एक्टिवेटेड मैक्रोफेजेस को ही एपिथेलॉइड सेल बोलते हैं और बहुत सारे एपिथेलॉइड सेल जब जॉइंट हो जाते हैं तो उनको ही जायंट सेल बोलते हैं। फिर लंग्स का इन्वॉल्वमेंट में हमने देखा कि बायलैटरल हिलार लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलता है, मीन्स एनलार्जमेंट और हिलार लिम्फ नोड होता है। और फिर कैविटी बहुत रेयर देखने मिलती है। लिम्फ नोड जब एनलार्ज हो जाते हैं, हाँ अगर लिम्फ नोड जो एनलार्ज होते हैं वो पेनलेस एनलार्जमेंट रहता है, मीन्स जब हम पेशेंट को पाल्पेट करते हैं तो उन्हें पेन नहीं होता है, पेनलेस लिम्फ नोड एनलार्जमेंट देखने मिलता है। और इसकी वजह से जो लिम्फ नोड एनलार्ज हो गए वो पल्मोनरी आर्टरी में कंप्रेस करेंगे, उसमें उसको
उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन देखने मिलेगा। पल्मोनरी आर्टरी राइट साइड ऑफ द हार्ट से निकलती है, राइट वेंट्रिकल से निकलती है, इसलिए राइट साइड का हार्ट फेल हो जाएगा और इसे बोलते हैं कॉर पल्मोनाल। तो ये भी इसका एक क्लिनिकल फीचर मल्टी सिस्टम डिजीज़ में ये एक उसका कॉम्प्लिकेशन आता है। स्किन में इरिथमा नोडोजम मीन्स लोअर लेग में जो रैशेस देखने मिलेंगे वो मिलेगा। फिर फेस पे पर्पलिश शाइनी एरिया देखने मिलेगा। ल्यूपस पनियोका मीन्स नोज, चिक्स, लिप्स पे हमें रैशेस देखने मिलेंगे। ये स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो गया। फिर अदर इन्वॉल्वमेंट में यूवाइटिस देखने मिलेगा। कैल्शियम का लेवल बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि ग्रैनुलोमा 1,25 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी का फॉर्मेशन करेगा और जब ये फॉर्मेशन होएगा तो वो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में बढ़ा देगा, इसलिए हाइपर कैल्शियमिया देखने मिलेगा। पेरिफेरल न्यूरोपैथी में फेशियल नर्व का पैरालिसिस, बेल्स पाल्सी देखने मिलेगा। तो फिर 7th क्रेनियल नर्व का इन्वॉल्वमेंट है। लैक्राइमल ग्लैंड इन्वॉल्व रहेगी। पॉलीआर्थराल्जिया मीन्स बहुत सारे मसल्स में पेन रहेगा, कार्डियक लीजन रहेगा, ये सब इन्वॉल्वमेंट है। इन्वेस्टिगेशन में केविन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, लेकिन मॉन्टेक्स टेस्ट दैट इज ट्यूबरकुलिन टेस्ट नेगेटिव आएगा। ईसीजी में अरिथमिया मिलेगा। अल्ट्रासोनोग्राफी ऑफ एब्डोमेन में हिपैटोस्प्लीनोमेगाली मिलेगा। बोन एक्सरे में सिस्टिक स्वेलिंग देखने मिलेगी। चेस्ट एक्सरे में जब हम कराते हैं तो पहले गैलियम 67 पेशेंट में इंजेक्ट करते हैं, फिर चेस्ट एक्सरे लेते हैं और चेस्ट एक्सरे में हम देखते हैं कि कितना लंग का पोर्शन इन्वॉल्व है। और चेस्ट एक्सरे में हमें बायोलेटरल हिलाल लिम्फेडेनोपैथी देखने मिलती है। बायोप्सी में ग्रैनुलोमास बॉडी देखने मिलती है, 3 बॉडीज देखने मिलती है, जिसका निमोनिया के सार्कोइडोसिस के 3 वर्ड स्टार्टिंग के 3 वर्ड से SAR, S फॉर शॉमन बॉडी, A फॉर एस्टेरॉयड बॉडी एंड R फॉर रेजिडुअल बॉडी। तो शॉमन बॉडी क्या है? कैल्शियम और प्रोटीन का डिपोजिशन है और एस्टेरॉयड बॉडी स्टार शेप का होता है। हिस्टोकेमिकली हम देखते हैं तो ग्रैनुलोमा बहुत सारे सेल्स देखने मिलते हैं और इसमें 4 स्टेजेस होती है। स्टेज 1 में सिर्फ लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट, स्टेज 2 में लिम्फ नोड प्लस पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन भी देखने मिलता है और 3 में वो जो पल्मोनरी इन्फिल्ट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और इसका ट्रीटमेंट है स्टेरॉयड। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि दोनों का डिफरेंस, जो ग्रैनुलोमा टीबी का ग्रैनुलोमा और सार्कोइडोसिस के ग्रैनुलोमा में टीबी वाले में सेंट्रल में केजियस नेक्रोसिस प्रेजेंट है, लेकिन सेंटर में क्वेश्चन मार्क बना है, कोई केजिएशन नेक्रोसिस नहीं प्रेजेंट है।